Hello students, today we are going to discuss our chemistry's first chapter, chemical reactions and equations. Dear students, हमने इसी चैप्टर की एक बार पहले भी वीडियो बनाई है, बट उस चैप्टर में हमारे चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी रह गए थे, जो मुझे लगता है कि दे नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें हमारा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है C+O2 गिव राइज टू CO2, ये एक केमिकल इक्वेशन है, बट इससे हमें सिर्फ ये पता चल पा रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना चाहती हूँ, मींस कि इसमें कार्बन कौन सी स्टेट में है, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है, यहाँ पर मैंने इस रिएक्शन को करने के लिए कैसी कंडीशंस प्रोवाइड की है, यहाँ पर हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, तो अगर मुझे इन सब बातों का भी पता चल जाए तो ये केमिकल इक्वेशन हमें मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो जब भी हमें केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसमें कुछ और बातें ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट इज बाय मेंशनिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन सी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। तो हमने क्या करना है, हमने उनके सिंबल के साथ एक ब्रैकेट लगाकर स्मॉल में सॉलिड के लिए S लिखना है, और इसी तरह से इस इक्वेशन में हमने लिखा है AQ। AQ का मतलब है एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर H2SO4 को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो इसीलिए शॉर्ट में लिखना है AQ, इट रिप्रेजेंट्स एक्वस। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई चीज गैसीय स्टेट में है तो हमने ब्रैकेट लगाकर स्मॉल लेटर्स में स्मॉल g लिखना है। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में है तो हमने स्मॉल l वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज बाय मेंशनिंग हीट चेंजेस। तो देखिए हमारे पास बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम हमारी केमिकल इक्वेशन में साथ में ये भी ऐड कर दें कि इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है या इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें एक्स्ट्रा हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस हीट, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट है, तो हमने प्रोडक्ट की साइड प्लस हीट लिखना है। और देखिए वो रिएक्शंस जिनके अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनको हमें हीट देनी पड़ती है तो ही वो रिएक्शन होती है, तो ऐसी रिएक्शंस उनमें हमें रिएक्टेंट वाली साइड प्लस हीट लिखना है, और ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय मेंशनिंग रिएक्शन कंडीशंस मींस जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन करते हुए उसमें कुछ कंडीशंस हम उसको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस में हमें हाई टेम्परेचर करना पड़ता है, कुछ में लो टेम्परेचर, कुछ में हाई प्रेशर, कुछ में लो प्रेशर। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन है N2 + 3H2, उससे बन रहा है 2NH3। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है, तो हमने एरो के ऊपर वो कंडीशंस मेंशन कर देनी है। और उसके नीचे लिखा हुआ है हमने आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट है, तो समझिए सबसे पहले कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम किसी रिएक्शन के अंदर उसको ऐड कर देते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। मींस कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एक
सिंपली मतलब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और एक बात आपने याद रखनी है, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग कैटालिस्ट की जरूरत होती है, तो जो भी कैटालिस्ट होगा हमने वो एरो के ऊपर लिख देना है। सिमिलरली कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तो एरो के ऊपर आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है हमें उसके लिए एरो के ऊपर यूवी लाइट लिखना होता है। ओके स्टूडेंट, हमारे पास एक और पॉइंट है which is by mentioning precipitates. First of all, what is precipitate? देखिए, जब भी हम किसी दो क्लियर सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उसमें एक सेमी सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें आपने मिक्स किया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो आपने क्या करना है, जिस चीज के प्रेसिपिटेट बनते हैं उसके लिए आपने ब्रैकेट के अंदर नीचे की तरफ एरो, डाउन एरो आपने लगाना है। इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये नीचे बैठ गया, नीचे सेटल डाउन हो गया है, इट मींस ये प्रेसिपिटेट्स बने हैं। आप यहाँ पर इसका कलर भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि किसी में जैसे ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, कहीं पर रेड कलर के बनते हैं, और यहाँ पर व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, तो आप इसको इसके नीचे शॉर्ट में व्हाइट पीपीटी भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स। फॉर एग्जांपल पीपीटी अगर आप लिख सकते हो तो इसका मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। जैसे आपने यहाँ पर जो ये एरो लगाया है इसकी जगह आप पीपीटी वर्ड भी लिख सकते हैं। कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे एरो के ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बना होता है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, मींस हम उस चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह से कुछ रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, तो और गैस हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो इसीलिए आप देखोगे गैस के साथ इस तरह का आपको सिंबल मिलेगा। आपको एरो बनाना है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और जब डाउन वाला एरो होगा इट मींस वहां पर क्या बनी है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स हमेशा नीचे की तरफ बनते हैं। और कुछ रिएक्शंस में आप देखोगे AQ लिखा होगा कहीं पर, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक्वस। सिमिलरली देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हमें जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, मान लीजिए कोई एसिड ले रहे हैं, तो आपको पता होगा दो तरह के हम एसिड्स लेते हैं, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। तो जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपने वो कंडीशंस भी मेंशन करनी है कि आपने डाइल्यूट एसिड लिया है या कंसंट्रेटेड एसिड लिया है, क्योंकि जब हम इनकी कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये सब कुछ आपने मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम डाइल्यूट एसिड लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, कंसंट्रेटेड एसिड लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड अपना 2 मार्क का 1 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी जाएगी, आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले बैलेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें से मैथ्स में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस होती हैं अलजेब्राइक इक्वेशंस, उसमें हम क्या कहते हैं, इक्वेशन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करना है, देखिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है H2 + O2, इससे बन रहा है H2O, ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, देखिए आपने एक ही एलिमेंट के एटम्स काउंट करने हैं, जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए H2 का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, मींस बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर इक्वल। नाउ ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना एटम है,
चाहते हैं तो हम इस पूरे H2O फॉर्मूला के आगे 2 लगा देंगे। आपने जब भी बैलेंस करना है आप अपनी तरफ से नंबर्स लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 ऑन। आप बैलेंस करने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, जो भी आपने नंबर लगाना है वो इस फॉर्मूले के आगे लगाना है। सिमिलरली O2, जैसे यहां पर अगर आपको कोई भी नंबर लगाना है आपने यहां पर लिखना है, आपने इसको चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स करने हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो इसका मतलब दोनों तरफ बैलेंस हो गए। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से अब ये वाटर का फॉर्मूला नहीं रहा, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ और बन गया है। तो हमने फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, H2O एज इट इज रहेगा, आपने सिर्फ आगे 2 लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, अब 2 लगाने से ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए 2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं 2। अब जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए, आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 मीन्स अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देना है, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। अब 4 एटम्स हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 एटम्स हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में है, 2 एटम्स ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में है। तो इसलिए अब ये कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड। तो आपने इसी तरह से नंबर्स लगा के इनको बैलेंस करना है। लेट अस हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल। देखिए N2 plus H2 इससे बन रहा है NH3। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, यहाँ पर नाइट्रोजन के कितना एटम है 1, इट मींस इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 3, ये भी इक्वल नहीं है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम इसका मतलब हमें यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो NH3 के आगे हमने लगा दिया 2। पर जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स बन गए, 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, तो यानी कि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं 6, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने थे 2, हमें यहाँ पर भी कितने बनाने हैं 6, तो 6 बनाने के लिए हम इसके आगे 3 कर देंगे, क्योंकि जब 3 इंटू 2 हो जाएगा तो ये भी कितने बन जाएंगे 6। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में नाइट्रोजन के यहाँ 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन के 2 है, यहाँ हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं, इनको हम बैलेंस करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज KClO3 गिव राइज टू KCl प्लस O2। तो देखिए इसमें हमारे पास पोटेशियम का 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन का यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम्स हैं, तो इट मींस ये बैलेंस नहीं है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जितने एटम्स इस साइड हों ऑक्सीजन के भी उतने एटम इस साइड हों। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, ये सब जगह अप्लाई होता है, मान लीजिए एक साइड 3 है एक साइड 2 है, तो आपने कुछ ऐसा करना है कि इक्वल बन जाए। इक्वल कैसे बनेंगे, मींस अगर हम यहाँ पर 3 कर दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 3, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर कितने हैं 3, तो यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे 2, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 3 जा 6। लेकिन अब यहाँ पर 2 लगाने से K और Cl के यहाँ पर कितने हो गए, K के भी 2 एटम्स और क्लोरीन के भी 2 एटम्स, बट यहाँ पर कितने थे 1 1 थे, तो हम अब यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो अब पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन सबके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल है।
Now take another example. Al2O3 give rise to Al plus O2. इस केस में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 है। तो जैसे हमने पिछले इस एग्जाम्पल में किया, सिमिलरली यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर मीन्स आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 6 बन जाए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ऑक्सीजन के ऐसा करने से कितने हो गए 2 into 3 6, बट ऐसा करने से एल्यूमिनियम के यहाँ कितने हो गए 4 और यहाँ पर एल्यूमिनियम में कितना है 1, तो इट मीन्स हम यहाँ पर भी 4 लगा लेंगे। नेक्स्ट AgNO3 plus Cu give rise to CuNO3 की twice plus Ag। तो देखिए सिल्वर का 1 है, सिल्वर का 1 है, यहाँ पर NO3 यूनिट कितनी है 1, यहाँ पर NO3 यूनिट कितनी है 2, तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से अब NO3 यूनिट्स यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, लेकिन अब Ag कितने हो गए यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह से आपने बैलेंस करना। इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज एक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। तो इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे पास नेचर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स में हमें पता है कुछ ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हमने क्या किया, उन सभी एलिमेंट्स को हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर लिया। मींस जिन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होगी या फिर आप कहो जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा वो सबसे नीचे, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगी वो टॉप पर। जैसे ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, लिथियम देन पोटेशियम देन सोडियम देन बेरियम देन स्ट्रोंशियम अप टू सो। ठीक है, तो देखिए जैसे कैडमियम, कैडमियम के नीचे है कोबाल्ट, ये नई कोई और सीरीज नहीं है, ये इसी के नीचे है। तो देखिए लिथियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव, या फिर आपको लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा, और Au मींस गोल्ड, ये है अपना लीस्ट रिएक्टिव, मींस इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे कम है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो जब हमने इन सबको इस तरह से अरेंज कर दिया तो ये क्या होगी, एक्टिविटी सीरीज। तो देखिए इस एक्टिविटी सीरीज का एडवांटेज क्या है? देखिए इस सीरीज से हम किसी भी दो एलिमेंट्स की कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा मोर रिएक्टिव होगा और कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। जैसे कि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इससे बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखिए यहां पर जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है। देखिए इस सीरीज के अंदर कॉपर बाद में आता है और जिंक पहले आता है। इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसीलिए वो यहाँ पर कॉपर को इस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है और हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी ZnSO4 प्लस कॉपर। लेकिन अगर हम रिवर्स केस लेते हैं, मींस ZnSO4 प्लस कॉपर, तो देखिए हमें पता है सीरीज में कॉपर जो है वो जिंक से काफी नीचे है, बाद में आता है। तो यानी कि कॉपर पावरफुल नहीं है जिंक से, कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं प्लस यहाँ पर मान लीजिए मैं गोल्ड के साथ ये रिएक्शन करना चाह रही हूँ, गोल्ड, हमें पता है गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है वो कॉपर से काफी नीचे है, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, वो दूसरी मेटल को, दूसरे एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। Is it clear students? We have another topic which is very important topic, that is oxidation reduction reaction. यहाँ से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, प्लस O2, मतलब किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन की
उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर किसी भी चीज में से अगर हाइड्रोजन माइनस हो रही है, मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, मींस जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस प्लस H2, किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। या फिर अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो उसे भी हम रिडक्शन कहते हैं। आप सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए, अगर आपने ऑक्सीडेशन याद रख ली तो आपको सोचते हैं रिडक्शन उसका बिल्कुल उल्टा है। मींस अगर आपने किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, आपको पता है जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो आपने याद रख लिया तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब अगर किसी चीज में से ऑक्सीजन निकल रही होगी, माइनस हो रही होगी, मींस उसका ऑपोजिट होगा रिडक्शन। अगर किसी चीज में से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीडेशन, बट अगर किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। लेकिन हमारे पास नेचर में जितने भी रिएक्शंस हैं, कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती कि उसमें अकेली ऑक्सीडेशन हो रही है या उसमें अकेली रिडक्शन हो रही है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस साथ साथ चलती हैं, तो उनको हम कंबाइंड वे में रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, मींस ऑक्सीडेशन भी हो रही है तो इसमें रिडक्शन भी, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी उसमें मान लीजिए ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिडक्शन का मतलब है किसी चीज में से ऑक्सीजन का निकलना। तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक में से ऑक्सीजन जब निकल रही होगी वही ऑक्सीजन किसी दूसरे में ऐड हो रही होगी, मींस किसी एक की रिडक्शन हो रही होगी तो किसी एक की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो इसीलिए कहा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास है CuO प्लस H2, इससे बन रहा है Cu प्लस H2। हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से दोनों रिएक्टेंट में से एक की ऑक्सीडेशन होगी और एक की रिडक्शन होगी। कैसे? जैसे देखिए CuO से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है Cu। देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसमें से ऑक्सीजन इट मींस रिमूव हो गई। रिमूव हो गई मींस माइनस हो गई। तो हमने अभी क्या पढ़ा, माइनस ऑक्सीजन, अगर किसी में से ऑक्सीजन जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी कि CuO की क्या हो रही है, रिडक्शन। अब देखिए H2 से क्या बन रहा है, H2O मींस हाइड्रोजन में अब देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको हम कंप्लीट, इसको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब यहीं से हमारे पास दो नए पॉइंट्स आते हैं। एक होता है वर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, देखिए एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को किसी चीज में हेल्प करता है, उसे हम एजेंट कहते हैं। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जो दूसरों के ऑक्सीडेशन में हेल्प करने का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कब होगी, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन कौन देगा, जो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। तो जो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2 की, तो इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवा रहा है, CuO। इसमें से जो ऑक्सीजन निकल रही है वही ऑक्सीजन इसको मिल रही है, तो ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये क्या होगा, CuO को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप याद रख सकते हैं कि उल्टा होता है, उल्टा मींस कि जिसकी रिडक्शन हो रही होती है उसका नाम उल्टा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है
रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करता है, दूसरों की रिडक्शन में हेल्प करता है। अब देखिए रिडक्शन किसकी हो रही है, CuO की, और इसकी रिडक्शन में हेल्प यानी कि कौन कर रहा है, H2, क्योंकि इस H2 ने इसमें से ऑक्सीजन निकाल ली और इसमें से ऑक्सीजन निकाल के खुद के साथ जोड़ ली। इट मींस इसने इसकी रिडक्शन करवाने में हेल्प की। तो यानी कि ये हेल्प करने वाला कौन होता है, एजेंट। और क्या चीज करवाने में हेल्प की, रिडक्शन करवाने में हेल्प की। तो इसीलिए H2 क्या है अपना, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर भी आप याद रख सकते हो कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसका उल्टा नाम है, उसको हमने बोलना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्टूडेंट्स आपने पहले तो याद रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब आपको ये पता चल गया किसी रिएक्शन में किसी एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगी, ये आपने याद रखना है। अगर एक की ऑक्सीडेशन होगी तो दूसरे की रिडक्शन। और आपने क्या याद रखना है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसका नाम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही होती है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, केमिकल इक्वेशन, आपसे ये पूछा जाएगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपने तो ये बात याद रखनी है कि दोनों एजेंट्स रिएक्टेंट के अंदर होंगे, प्रोडक्ट्स में नहीं होंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों रिएक्टेंट के अंदर होंगे। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दूसरा उसका ऑपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही होगी। तो ये अगर आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? We have another definition of oxidation and reduction also. Like oxidation में हम ये कहते हैं अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, हमें पता है सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो मान लीजिए सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन इसका रिवर्स मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मींस प्लस इलेक्ट्रॉन आप रिएक्टेंट वाली साइड लिख रहे हो, तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का। हमारे पास एक डेफिनेशन है कि अगर किसी चीज के अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन इसका ऑपोजिट मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या होगी हमारी रिडक्शन। तो आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए 2Na प्लस Br2 किससे बन रहा है, 2NaBr। इनमें एक चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और एक चीज की रिडक्शन। तो देखिए कैसे हो रहा है, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और जो नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। तो देखिए Na से क्या बन रहा है, NaBr। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट में क्या बन गया, उसके साथ Br जुड़ गया और Br क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यानी कि इसके अंदर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रही है, तो उसको हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन। अब देखिए Br2 से भी क्या प्रोडक्ट बन रहा है, 2NaBr। Br जुड़ा, उसके अंदर प्रोडक्ट में Na ऐड हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो Na कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम क्या कहते थे, रिडक्शन। तो इट मींस इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको
रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे और जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से आप कैसे देखोगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास सिंपल Na है। यहाँ पर NaBr का मतलब Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, उसमें मैंने आपको बताया जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। तो Na से यहाँ पर Na पॉजिटिव बन रहा है और Na से Na पॉजिटिव मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Br2 से 2NaBr, तो यहाँ पर ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मींस यहाँ पर जीरो है इसका, और यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और अभी आपको बताया है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपने पहले ये देखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, उसके बेस पर फिर आपने पता लगाना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।